नमस्कार। मैं पारुल और मेरा चैनल पारुल घुमक्कड़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की यात्रा मैं आपको काठमांडू से केदारनाथ तक की बताऊंगी। किसी ने मुझसे पूछा था कि काठमांडू से केदारनाथ कैसे जाया जा सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है, एक मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है नेपाल जाने के लिए कि हरिद्वार से नेपाल कैसे जाया जा सकता है। लेकिन जो लोग काठमांडू से आ रहे हैं तो उनके लिए जो नेपालगंज वाला रास्ता है, जो आगे रामपुर निकलता है, वो थोड़ा सा अंदर ही अंदर बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि अंदर शहर के अंदर से आना, क्योंकि मैं इधर रामपुर से, हरिद्वार से रामपुर से फिर बुड़वल बॉर्डर से मैं अंदर गई थी, तो नेपालगंज तक पहुंचने में बहुत टाइम लग गया था और नेपालगंज से फिर काठमांडू उतना ही लंबा पड़ा था। तो सबसे अच्छा तरीका आज मैं बता रही हूँ कि काठमांडू से केदारनाथ कैसे जाया जा सकता है। तो पहले काठमांडू से दिल्ली की बात करूंगी, और अगर आपको काठमांडू से हरिद्वार तक जाना है तो मेरी हरिद्वार से काठमांडू तक की, नेपाल तक की वीडियो देख लीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी वो दे दूंगी कि आप नेपाल से हरिद्वार कैसे जाया जा सकता है। लेकिन काठमांडू से अगर आप जाएं तो कैसे जाएं, 3 तरीके हैं। पहले बाय प्लेन, कार और ट्रेन और बस। तो आज हम कार और बस की बात करेंगे। सबसे पहले हम बस की बात करते हैं। अगर आप काठमांडू से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसको 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं। काठमांडू से दिल्ली, दिल्ली से केदारनाथ, 2 टुकड़ों में इस यात्रा को बांट के चलेंगे, क्योंकि अगर आप पूरा लंबा लेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले काठमांडू से आप दिल्ली आइए। कैसे आइए? सीधे बस चलती है। जो लोग बस से आ रहे हैं वो सीधे बस से दिल्ली आए। दिल्ली आकर रुकें, 1 दिन रुकें और 1 दिन रुकने के बाद फिर आगे का सफर जारी रखें। अब बाय कार कैसे आएंगे? सबसे पहले बाय कार आने के लिए जो काठमांडू से आ रहे हैं, काठमांडू से सनौली बॉर्डर आइए। काठमांडू से सनौली बॉर्डर जो है वो 263 किलोमीटर है। इस रास्ते से आप आइए। और अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो काठमांडू से आते हुए बहुत सारी जगहें हैं, क्योंकि आप इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं तो बहुत सारी जगहें हैं जो आप घूम सकते हैं। मैं बीच बीच में वो बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले आपने काठमांडू से अपनी यात्रा शुरू की, 263 किलोमीटर सनौली बॉर्डर पहुंचे। सनौली बॉर्डर से 323 किलोमीटर लखनऊ की तरफ चलिए आप। अगर आप गोरखपुर की साइड से आ रहे हैं, जो कि सनौली बॉर्डर पड़ता है, तो सनौली बॉर्डर से लखनऊ की तरफ आएंगे तो 323 किलोमीटर पड़ेगा आपको। और वहीं लखनऊ से फिर आगरा 350 किलोमीटर पड़ेगा, यानी कि ये लगभग 650 किलोमीटर आपका सनौली बॉर्डर से आगरा पड़ेगा। तो जो लोग काठमांडू से आ रहे हैं वो पहला स्टे जो है वो आगरा में करें। डायरेक्ट सीधे दिल्ली जाने का कोई मतलब नहीं है। काठमांडू से आने वाले सनौली बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में प्रवेश करें, लखनऊ की तरफ से निकले और आगरा जाकर वो स्टे करें। तो टोटली कितना हो गया? काठमांडू से सनौली बॉर्डर 263, सनौली बॉर्डर से लखनऊ 323 और फिर लखनऊ से आगरा लगभग इतना ही, डबल, यानी कि 323 से 350 किलोमीटर तक बैठेगा। आगरा में आप पहुंच गए। अगर आप सुबह सुबह 5 बजे निकलते हैं, रात तक आप आगरा में पहुंच जाएंगे। आगरा में आप स्टे कर लीजिए। आगरा में आपने स्टे कर लिया। अब अर्ली मॉर्निंग, या तो आप आगरा घूम लीजिए 1 दिन, फिर अर्ली मॉर्निंग निकलिए, या रात को तय कीजिए। आगरा से आप दिल्ली आ जाइए। 250 किलोमीटर है आगरा से दिल्ली। कितना है? 250, लगभग 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर। तो आगरा से आप दिल्ली आइए, 250 किलोमीटर। अब दिल्ली में रुक गए, ठीक है। दिल्ली में आपको रुकना नहीं है। अब मैं बस वालों की तरफ से शुरू कर रही हूँ। अब आप बस से दिल्ली आए। अगर आप काठमांडू, आप बाय कार ना आकर आप बस से दिल्ली आए, तो बस से जब आप दिल्ली आए तो दिल्ली आकर आपको ये मजनू का टीला पर बस उतारेगी, जो आपके ये कौन सी बस होती है आपकी, वॉल्वो जब काठमांडू से चलेगी तो आपको दिल्ली उतारेगी मजनू का टीला। आप लोग जो बस से यात्रा कर रहे हैं वो दिल्ली में एक स्टे लीजिए, 1 दिन रुकिए, थक जाएंगे क्योंकि, फिर अगले दिन आप बस से शुरू कीजिए। जब आप अगले दिन बस से शुरू करते हैं तो केदारनाथ के लिए, आपको केदारनाथ सीधी तो नहीं जाती, लेकिन जो केदारनाथ जाने के लिए आप बस लेंगे ISBT से आपको मिलेगी, वॉल्वो ही मिलेगी। बहुत अच्छी सर्विस होती है। वो डिपेंड करता है, देखिए 700, 800, 1000 रुपए से किराया शुरू होकर 3000, 4000 तक किराया जाता है बस का। उसका कारण क्या है इतना अलग होने का, कि जब आप बस से यात्रा करेंगे तो अलग अलग सुविधाएं आपको बस में मिलती हैं। तो डबल डेकर बस लीजिएगा, स्लीपिंग क्लास कोच लीजिएगा तो उसमें थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, 2500-3000 हज़ार का टिकट जो अच्छी बसेस होती हैं उसको शुरू होते हैं। तो वो अगर आप लेंगे तो आप कैसे जाएंगे? देखिए, आपने दिल्ली से ली, दिल्ली से 250 हरिद्वार में
वो केवल 5 मिनट रुकेगी। जो वॉल्वो जो बस आपने दिल्ली से केदारनाथ जाने के लिए ली है, वो दिल्ली से हरिद्वार केवल 5 मिनट रुकेगी। हरिद्वार से फिर वो ऋषिकेश जाएगी, और जब वो ऋषिकेश जाएगी तो वहाँ 1 घंटा रुकेगी। वो 1 घंटा किस लिए रुकेगी? ताकि आप वहाँ खा लें पी लें, क्योंकि आप 250 नहीं 280 लगभग हो जाएगा, 280 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया है। तो जब आप बस से चल रहे हैं तो आप ऋषिकेश में 1 घंटा रुकेंगे। 1 घंटा रुकने के बाद वो सीधा चल देगी और लगभग सुबह जो आया आपको सोनप्रयाग पहुंचाएगी। ठीक है, सोनप्रयाग जब वो बस पहुंचाएगी तो सोनप्रयाग में आपको वो छोड़ देगी। सोनप्रयाग में आपको स्टे करना है। अब आ जाइए कार वालों ने आगरा में स्टे किया था। आगरा से 250 किलोमीटर दिल्ली आइए, दिल्ली से 250 किलोमीटर हरिद्वार आइए, और हरिद्वार से फिर आगे लगभग 250 किलोमीटर केदारनाथ है। तो आप जब आगरा से चलेंगे, जो कार से आने वाले हैं वो ऋषिकेश में रुक जाएं, लगभग 280 किलोमीटर कवर करके, क्योंकि आप आगरा से आ रहे हैं। आगरा में आपने स्टे किया, आप काठमांडू से आगरा में स्टे किया, तो दूसरा स्टे आप ऋषिकेश में ले लीजिए। ऋषिकेश में रुकिए। ऋषिकेश में बहुत सारे होटल्स मिलेंगे आपको, धर्मशाला मिलेंगी, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप रुकना है तो, अगर आपको रात का आनंद लेना है कि आपको रात को मार्केट में भी घूमना है, तो आप हरिद्वार में भी रुक सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ऋषिकेश रुके तो आपके लिए फिर सुबह की यात्रा सरल हो जाएगी। तो आप हरिद्वार रुके या ऋषिकेश रुक गए। उसके बाद अब अगले दिन फिर आपने चलना शुरू किया। तो आगे जब आप हरिद्वार या ऋषिकेश से आगे चलेंगे तो सोनप्रयाग जो केदारनाथ वाला रास्ता है, आपको बिल्कुल कोई समस्या नहीं। जब आप आगे बढ़ेंगे कार से तो आपको जगह जगह ऊपर बोर्ड्स मिलेंगे, लिखे हुए साइन बोर्ड जो होते हैं, उस पर आपको सिंपली वो दिखाते जाएंगे कौन कौन सा रास्ता, और आप सीधे उसको ट्रैक करते हुए, उसको चेक करते हुए सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। बस वाले भी सोनप्रयाग पहुंचेंगे जिन्होंने वॉल्वो ली थी दिल्ली से, और जो ये हमारे कार वाले हैं ये भी सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। तीसरा तरीका भी है। तीसरा तरीका क्या है? जो बस से आ रहे हैं वो हरिद्वार उतर जाए, हरिद्वार तक की बस लें। अब उनको आगे बस से नहीं जाना। कुछ लोगों को समस्या होती है कि हमें ऊपर बस से नहीं जाना, तो जब उन्हें ऊपर बस से नहीं जाना तो क्या तरीका है? देखिए, वहां से टैक्सी चलती है। अगर आप लोग सिंगल पर्सन है तो बस से ही जाएंगे, पूरी टैक्सी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोग 4-5 दोस्त जा रहे हैं, 4-5 लड़कियां जा रही हैं, 4-5 लड़के जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, एक पूरी फैमिली जा रही है तो आप क्या कीजिए, आप टैक्सी कर लीजिए। उसमें आपका डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर वो 2 से 2,500 रुपये पड़ेगा। 2 से 2,500 रुपये खर्च करके आप टैक्सी से सीधे सोनप्रयाग जा सकते हैं। उसमें आपको ये भी अच्छा है कि आप टैक्सी को जहाँ रोकना चाहे रोक सकते हैं, जहाँ के नज़ारों का लुत्फ लेना है, जगह जगह बीच बीच में जो सुंदर सुंदर जगहें पड़ती हैं उनका लुत्फ ले सकते हैं। कार वाले तो ले ही सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन बस वालों के लिए। तो बस वाले क्या करें, जिन्होंने वॉल्वो लिया वो दिल्ली से हरिद्वार तक की वॉल्वो लेके आगे वहाँ से टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी में आप अपना 4-5 लोग हैं, मिल भी जाते हैं आपको बहुत सारे लोग, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ जब मैं भी कटरा से कश्मीर की तरफ जा रही थी, तो बीच में पटनी टॉप से बहुत सारे लोग मिले कि कश्मीर चलना है, तो हमने टैक्सी की और आपस में डिवाइड कर लिया। तो आपको भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको वॉल्वो में मिल जाएंगे, नीचे उतर के भी मिल जाएंगे। जिनको आगे केदारनाथ जाना होगा तो आप वहां से टैक्सी कर सकते हैं। अब आप टैक्सी से पहुंचे, बस से पहुंचे या कार से पहुंचे, आप सोनप्रयाग पहुंच गए। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि अगर आप मई जून में जाते हैं तो आपकी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि मई जून में सबसे ज़्यादा रश होता है। मैं भी इस बार मई जून हरिद्वार गई थी, हरिद्वार से केदारनाथ जाना था, लेकिन मैं केदारनाथ नहीं जा पाई क्योंकि वहाँ हरिद्वार से ही हालात खराब हो जाते हैं मई जून में। तो वहाँ से फिर नेपाल निकल गई। तो आप क्या कीजिए, सबसे अच्छा समय है सितंबर और अक्टूबर में केदारनाथ जाने का, सबसे बढ़िया समय है। उस वक्त आपको हर चीज सस्ती मिलेगी, ट्रैफिक नहीं मिलेगा, समस्या नहीं मिलेगी। तो सोनप्रयाग में जब आप पहुंचेंगे तो सोनप्रयाग में आप रुक जाइए, वहां होटल ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है। अगर आप सीजन में जाते हैं, सीजन मतलब मई जून में जाते हैं, तो आपको 1000, 1200, 1500 तक का रूम मिलेगा। लेकिन वहीं आप अगर सितंबर अक्टूबर में जाते हैं तो 400 से 500 रुपए में आपको सोनप्रयाग में कमरा मिल जाएगा। सोनप्रयाग से जो गौरी कुंड का जो आगे बढ़ेंगे गौरीकुंड के लिए, अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो गौरीकुंड जाना होगा। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड केवल 5 किलोमीटर है। लेकिन खास बात यह, ना तो यहाँ आपकी कार जाएगी, ना यहाँ आपकी बाइक जाएगी। आपको गौरीकुंड जाने के लिए वहाँ टैक्सी जाती है, टैक्सी जाएंगी। अब टैक्सी के लिए लगानी पड़ती है सुबह सुबह लाइन। तो आप 5 बजे गौरीकुंड सोनप्रयाग से निकल जाइए, ठीक है, टैक्सी के लिए, गौरीकुंड की टैक्सी के लिए
सुबह 5 बजे रूम छोड़ दीजिए और टैक्सी की लाइन में लग जाइए। अगर आप मई जून में जा रहे हैं तो उसी टैक्सी में आपको 4 घंटे लगेंगे लाइन में। ठीक है। और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं तो 10 से 15 मिनट में आपको वो टैक्सी मिल जाएगी जिसका किराया होगा 50 रुपये। सीजन में बढ़ भी जाता है। ठीक है। तो गौरीकुंड में पहुंच गए। अब आपने टैक्सी किया, आप गौरीकुंड में पहुंच गए। वो शेयर टैक्सी होती है और वैसे भी। तो गौरीकुंड में सबसे पहले आप गौरी माता के मंदिर जाइए, वहाँ दर्शन कीजिए और वहाँ एक कुंड है, गर्म पानी का कुंड है, उसमें आप स्नान कीजिए। ठीक है। अब गौरीकुंड से आपको तय करना है कि आपको कैसे जाना है। 3 तरीके हैं तो वैसे 4 तरीके, लेकिन पहले मैं 3 तरीकों के विषय में बताऊंगी। गौरीकुंड में आपको क्या करना है, या तो आप पैदल यात्रा करेंगे, बहुत मैक्सिमम लोग पैदल ही करते हैं। ठीक है। या आप पालकी करेंगे या आप खच्चर करेंगे। पैदल करेंगे तो गौरी कुंड में ही आपको लाठी मिलेगी, तो ये चीज़ करना ना भूलें। लाठी तो ले लें, चाहे आप खच्चर से भी जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी आपको ज़रूरत पड़ती है। आप एक लाठी गौरी कुंड में ले लेना। गौरी कुंड से पहले लेना, गौरी कुंड से बाद में ले। जगह जगह हर शॉप पर आपको गौरी कुंड में लाठी दिखाई देगी, तो एक लाठी ले लें। तो पैदल यात्रियों के लिए लाठी जो है वो वरदान की तरह साबित होती है। दूसरा तरीका है खच्चर। खच्चर आपका 2000 से 2500 रुपये, 2000 से 2500 रुपये पर पर्सन लेगा। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप मई जून में जा रहे हैं तो बढ़ सकता है, और वहीं आप सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं तो ये घट जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन है पालकी। आप पालकी से भी ऊपर जा सकते हैं। गौरीकुंड से ऊपर बेस कैंप तक पालकी से भी जा सकते हैं। तो पालकी आपकी 5000 रुपये लगभग लेगी। ये भी सीजन में बढ़ सकती है, और वहीं सितंबर अक्टूबर में इसके रेट नीचे होंगे। चौथा तरीका है हेलीकॉप्टर से। अब अगर आपको हेलीकॉप्टर जाना है तो ना तो आपको सोनप्रयाग जाने की ज़रूरत है, चाहे आप कार से आए हैं चाहे आप बस से आए हैं, ना आपको गौरीकुंड जाने की ज़रूरत है। आपको ये फाटा एक जगह पड़ेगी, सोनप्रयाग से पहले ही काफ़ी पहले पड़ेगी फाटा। आप सीधे ऋषिकेश से फाटा जाइए। फाटा से आपको सीधे केदारनाथ के लिए फ़्लाइट मिल जाएगी। इसकी बुकिंग आप पहले करा लें। अगर आप मई जून में जा रहे हैं तो घर से ऑनलाइन बुकिंग करा के चलें, और अगर आप सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं तो एक ऑप्शन है आपके पास कि फाटा से भी टिकट मिल जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये रिस्क आप ना लें, आप घर से ही ऑनलाइन करा के जाएं। ठीक है। तो फाटा से आप सीधे, फाटा में भी रुकने का ऑप्शन है, वहाँ भी रूम्स बने हुए हैं। ठीक है। तो वहाँ से आप अपनी फ्लाइट लेकर सीधे केदारनाथ जा सकते हैं। अब आप जो हमारे बस वाले थे या कार वाले थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने गौरीकुंड से पैदल यात्रा की, पालकी से की या खच्चर से की। तो वो कहाँ पहुँचे, वो पहुँचे बेस कैंप। बेस कैंप जहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर केदारनाथ के जो कपाट हैं वो पड़ते हैं। तो बेस कैंप में पहुंच जाइए आप। बेस कैंप में जाके रेस्ट कीजिए। बेस कैंप में रेस्ट करके फिर सुबह सुबह, चाहे किसी भी टाइम आप बेस कैंप पहुंचे, कोशिश ये कीजिए कि सुबह सुबह, वरना शाम अगर सही समय पहुंचे, आरती के समय पहुंचे, तो शाम को नहा धो के बेस कैंप में रेस्ट करके आप मंदिर के दर्शन करने पहुंच जाइए। अब बेस कैंप में रुकने की क्या व्यवस्था, देखिए बेस कैंप में रुकने के लिए टेंट होते हैं, आपको टेंट मिलेंगे। जो अगर आप अक्टूबर में जाएंगे तो 800-1000 रुपये के मिलेंगे, और वहीं अगर आप मई जून में जाएंगे तो 800 रुपये के मिलेंगे, और वहीं आप सितंबर अक्टूबर में जाएंगे तो यही जो आपके टेंट हैं ये 400 रुपये के हो जाएंगे। गेस्ट हाउस भी है, गेस्ट हाउस भी है वहाँ पर बेस कैंप में। गेस्ट हाउस में आपका जो किराया होगा एक कमरे का वो 1000 से 1500 रुपये होगा। ये भी सीजन के हिसाब से बढ़ेगा, और अक्टूबर सितंबर में इससे कम भी हो सकता है। ठीक है। अगर आप सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं तो आपको बेस कैंप में रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। खास बात ये ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप केदारनाथ दर्शन करने सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं तो आपको बेस कैंप में रुकने की ज़रूरत नहीं है। गौरीकुंड से सीधे केदारनाथ के पास पहुंच जाइए। बेस कैंप को भी छोड़ दीजिए, केदारनाथ के पास भी, मंदिर के आसपास भी बहुत सारे रूम्स और धर्मशाला आपको मिलेंगी। लेकिन ये मई जून में नहीं मिलेंगी, क्योंकि मई जून में भरी होती है। आपको ये कब मिलेंगी, आपको ये सितंबर अक्टूबर में। अगर आप केदारनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर में सीधे बेस कैंप ना रुक के सीधे ऊपर केदारनाथ चले जाइए। आपको वहाँ रूम भी मिलेंगी, धर्मशाला में मिलेंगी। इनमें भी रेट्स लगभग वही होते हैं, 400 से 800 रुपये। सितंबर अक्टूबर की बात कर रही हूँ। अगर मई जून की बात करें तो सबसे पहले तो आप भूल जाइए कि आपको मिलेंगे भी, और मिलेंगे भी तो महंगे मिलेंगे। अब दर्शन की बात कर लेते हैं।
दर्शन का टाइम क्या है? दर्शन जो मंदिर में दर्शन करने का जो टाइम है वो सुबह 5 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक दर्शन है। ठीक है। आरती का टाइम क्या है? आरती का टाइम शाम को 6 से 8 आरती आप जरूर देख लीजिए। 6 से 8 की जो आरती है उस आरती के समय में आप कोशिश कीजिए कि उस आरती के समय में पहुंच जाए। ठीक। अब बात आती है दर्शन करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, क्योंकि वहां भी दर्शन करने में भी लाइन लगती है। तो अगर आप दर्शन की बात करें तो अगर आप सुबह सुबह 5 बजे निकले, ठीक है, दर्शन करने के लिए, तो सबसे अच्छा तो यही माना जाता है वैसे कि मंदिर में जब दर्शन करते हैं तो सुबह की जो किरण पड़ती है, सूरज की किरण पड़ती है पहली, उसमें दर्शन बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और दृश्य नज़ारे बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप मई जून में जा रहे हैं और सुबह दर्शन करने जा रहे हैं तो आप याद रख के चलिए कि 4 से 5 घंटे आपको दर्शन करने में लगेंगे। और वही दर्शन अगर हम सितंबर अक्टूबर की बात करें तो 30 मिनट से 1 घंटे के अंदर आपको दर्शन हो जाएंगे। तो ये आपकी पूरी यात्रा थी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एक खास बात मैं बता दूं, देखिए अगर आप जुलाई के मौसम मई जून में जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आपको भीड़ की आती है, क्योंकि दुनिया पहुंचती है वहाँ दूर दूर से। अगर हम जुलाई अगस्त की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है बरसात की, कि बरसात में वहाँ धुआंधार होता है, पहाड़ों के गिरने की आशंका रहती है और समस्या रहती है, कभी भी कपाट आप पहुंचे और पता चलता है कि यात्रा रोक दी गई। तो सबसे अच्छा टाइम जो है वो सितंबर अक्टूबर का है। तो आप सितंबर अक्टूबर में किस साल में किस डेट तक कपाट खुले इसका पता करके आप सबसे अच्छा है कि सितंबर अक्टूबर में निकल जाइए। और अभी भी आपके पास समय, अगर आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आपके पास दशहरे की भी छुट्टियां, दिवाली की भी छुट्टियां, तो आप आराम से अभी प्लान कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा है नहीं। जो दिल्ली के आसपास से जा रहे हैं उनके लिए क्या है कि दिल्ली से 280 किलोमीटर जो है वो ऋषिकेश है, उससे ऊपर 250 केदारनाथ है, तो ज़्यादा है नहीं, 500 550 किलोमीटर आपको यात्रा करनी है। तो आप अभी प्लान कर सकते हैं। और कोई भी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर यात्रा करें और आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपको दर्शन अच्छे से हो जाए, यही मैं आशा रखती हूँ। धन्यवाद।